बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ रूम। मैं हूं आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उस पर एक नज़र डालते हैं। अक्टूबर से शुरू होने वाला पनामा का हंगामा 126 दिन सुप्रीम कोर्ट में जारी रहा। 126 दिनों में तकरीबन 94 घंटे दलाइल दिए गए। 23 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज करते हुए कहा कि अदालत ऐसा फैसला देना चाहती है कि 20 साल के बाद भी लोग ये कहें कि फैसला इंसाफ पर मबनी था। मगर सवाल ये है कि जब पनामा का फैसला आएगा तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मनसब महफूज रह सकेगा। पनामा का फैसला अगर हुकूमत के खिलाफ आया तो हुकूमती जमात इंतखाबात का ऑप्शन इस्तेमाल करेगी या अपनी जमात से किसी को नया वज़ीर आज़म मुंतखब करेगी। पनामा का फैसला तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल होगा या तहरीक इंसाफ एक बार फिर तब्दीली का नारा लगाकर धरना देगी। मई 2013 से लेकर अब तक 29 बड़े ट्रेन के हादसात हुए, जिनमें 100 अफराद जाँ बहक जबकि 450 के करीब जख्मी हुए। दुनिया के किसी और मुल्क में ट्रेन के इतने हादसात रूनुमा होते तो शायद वजीर अपनी वजारत से इस्तीफा ही दे देता, मगर इधर इस्तीफा तो एक तरफ, जानलेवा वाक़यात के बाद संजीदगी का यह आलम है कि साद रफीक वजीर तो रेलवे के हैं मगर हर वक्त मसरूफ वज़ीर आज़म के दिफा में रहते हैं। अगर विफाकी वजीर साद रफीक ने रेलवे के निज़ाम में बेहतरी लाने की बजाय शरीफ खानदान के दिफा में मसरूफ ही रहना है तो वजारत रेलवे से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओगरा समेत 5 रेगुलेटरी अथॉरिटीज को वजारतों के मातहत करने का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया। सवाल यह है कि इन रेगुलेटरी अथॉरिटीज को वजारतों के मातहत करने की जरूरत क्या थी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पूरे मुल्क में अरबों रुपए के फंड्स के ऐलानात करते नजर आ रहे हैं। क्या ये ऐलानात फकत दावे ही रहेंगे या अमली तौर पर भी काम होता नजर आएगा। भारत में इंतहा पसंदी उरूज पर है। इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि बीजेपी के रुकन मंगल प्रभात लोधा मुंबई में कायदे आज़म की रिहाइशगाह को मिसमार करने का मुतालबा कर रहे हैं। क्या इस मुतालबे के बाद भारत को खुद को जमहूरी और सेकुलर रियासत की बजाय खुद को इंतहा पसंद रियासत का नाम नहीं देना चाहिए? भारत के इस तरह के इक़दाम से पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी कैसे मुमकिन होगी? नाज़रीन, पॉइंट्स आपने जाने, इन तमाम पॉइंट्स पर हम अपने पैनल से बात करेंगे। सबसे पहले तारुफ करवाती चलूँ, लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे आरिफ निज़ामी साहब, और इसके बाद हम लोग रुख करेंगे इस्लामाबाद में जहाँ पर हमारा पैनल मौजूद है। इजहारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और खावर घुमन साहब से भी हम बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू करेंगे इन तमाम तर पॉइंट्स पर। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, बात करते हैं पनामा लीक्स पर। सबसे पहले पनामा लीक्स, जो कि विकी लीक्स, ऑफशोर लीक्स और स्विस लीक्स से भी एक बड़ा जिन है, और जब ये जिन बोतल से बाहर आया तो एक तूफान बरपा हो गया जिसकी शिद्दत 23 फरवरी तक बरकरार रही। आरिफ निज़ामी साहब, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी इसी पॉइंट पर। कहा जा रहा है कि आइंदा जो आने वाला पीर है इसका पनामा लीक्स का जो फैसला है वो मुतवक्के है। आपके अंदरूनी ज़राए क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो इस वक्त पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं। क्या कहते हैं, ऑल रोड्स लीड टू पनामा लीक्स। एग्जैक्टली, या पनामा समझ लें आप। लेकिन जहाँ तक इस बात का तल्लुक है कि ये पीर को फैसला सुनाया जाएगा, ये अभी कोई हतमी बात नहीं है। मसलन इस चीज़ से बाज़ तजिया नगारों ने क्यों लिया है कि क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हियरिंग होनी थी मंडे से, उसको पोस्टपोन कर दिया गया 3 अप्रैल तक। तो इसका मतलब है कि पनामा आ रहा है। हालांकि जो सुप्रीम जुडिशल केस की जो हियरिंग होती है ना, जी, वो होती है अदालत के टाइम के बाद, ठीक हो, यानी 4 बजे या 3 बजे। उसका तल्लुक अदालत के कार्रवाई से नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम केस जो है वो सामने आ रहा है, वो है ऑरेंज लाइन का, जो शुनीद है कि अगले हफ्ते से सुना जाएगा। ठीक हो गया। तो आमतौर पर तासर ये है कि वैसे भी जजों ने 1 महीने से ऊपर अब टाइम ले लिया। ये कोई आसान केस नहीं। मेरे एक बाखबर ज़रिए से जो इंसाइडर है बात हुई कि 25,000 सफ़ों पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें।
26 दिनों में मुख्तलिफ वकाला ने बात की है और उसको सिंथेसाइज करने में हर जज को पढ़ना है, फिर रेगुलर अपना काम भी करना है। तो अमेरिका में तो ये है कि 8 महीने जज काम करते हैं, 4 महीने फैसले लिखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में 6 हफ्ते महीने के बाद नॉर्मली आ जाता है। फिर मुझे एक और अदालत के ज़रिए ने बताया कि अब ये तासर जो है ना, जो पहले जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के कहा कि शॉर्ट ऑर्डर सुना दिया अहम फैसले का, अब उसको ख़त्म करना चाहते हैं वो। अच्छा। और वो चाहते हैं कि अदालत का जो फैसला है वो मरबूत हो। अगर जब ये ऐलान होगा ना, फ़र्ज़ करें जी। अगले हफ्ते होता है जी। तो चीफ जस्टिस से पहले सारे जज जो हैं उस पर साइन कर देंगे। ठीक है ना, चीफ जस्टिस साइन करेंगे अदालत के अंदर और फैसले का जो ऑपरेटिव क्लॉज है वो सुना देंगे। तो आधे घंटे की प्रोसेस है, आधे घंटे का। जी, उसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इज़हारुल हक साहब, आप क्या कहेंगे? निज़ामी साहब का तो ये कहना है कि रेगुलर काम करना पड़ेगा, तमाम को पूरा करके फिर ही जो ये फैसला जो है वो सामने आएगा। आप क्या समझते हैं, क्यों देर हो रही है इस फैसले में? देखें सुमेरा, देर तो उन्होंने निज़ामी साहब ने सही कहा है कि कई हज़ार डॉक्यूमेंट्स हैं सफ़हात पर मुश्तमिल, और क्योंकि देखें जितने भी एलिमेंट्स हैं सिवाय उनके जो बेनिफिशरी हैं इस हुकूमत के, बाकी सब कन्विंस हो चुके हैं कि ये कतरी ख़त और ये जो तज़ादात हैं और ये जो बेटों के और साहबजादी के जो बयानात हैं उलझे हुए, ये एक ऐसी सूरत हाल पेश कर रहे हैं जिसमें उनके बचने की बज़ाहिर उम्मीद नहीं है। ठीक। दूसरा इम्कान ये है कि फैसला उनके हक में, फैसला उनके खिलाफ आए। अगर उनके खिलाफ आया तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी छलांग होगी, हमारी लीप फॉरवर्ड, बहुत बड़ा हम एक आगे कदम आएंगे। जैसे हम एक बड़ा कदम उठा चुके हैं, कौम मजमूई तौर पर ये साबित कर चुकी है कि अब मार्शल लॉ यहाँ नहीं आएगा, और कई मौके पर फौज ने इम्कानात होते हुए भी ये इक़दाम नहीं उठाया। वो एक हमारी बड़ी कामयाबी है हमारी सियासी तारीख में। तो अगर ये फैसला इनके खिलाफ आ गया तो ये भी हमारी सियासी और हमारी मैच्योरिटी और हमारी पुख्तगी की तारीख में एक बहुत बड़ा कदम होगा। तीसरा इम्कान ये है कि फैसला मुबहिम हो, उसका भी इम्कान है, ताकि विन विन दोनों पार्टियां सिचुएशन हो और दोनों अपनी अपनी तरफ का, अपने अपने मतलब का फैसला उसे इन्फर करें, उसे कशीद करें। कावर साहब, आप क्या कहेंगे? सुमेरा, ये तो जब फैसला आएगा तो उसके बाद पता चलेगा अवाम का इत्मीनान उठता है तो या नहीं उठता। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने ये फैसला, ये जो केस है, इसको 126 दिन सुना है। तो जो 94 घंटे आपने बात की, मैंने मिनट टू मिनट मैं पर्सनली वहाँ पे मैंने सारी हियरिंग सुनी है। ठीक है, अब यहाँ पे वो जो एक बात हो रही है ना कि प्राइम मिनिस्टर को घर भिजवाने या ना भिजवाने की वजह से फैसले में देर हो रही है, ऐसी वजह नहीं है। उसमें देखिए 4-5 जो पॉइंट्स हैं, जो कानूनी नुकात हैं जिन पे फाइनल, जिस पे डिसीजन आना है, वो बड़े अहम है और फर्स्ट टाइम आना है। लिहाजा उस पर यकीनी तौर पर 5 जजेस हैं, डिफरेंट रूप पे आ रहा है, वो डिस्कशन हो रही है। फॉर एग्जांपल, पहला है जी ज़ेर कफालत पाकिस्तान के अंदर डिपेंडेंसी का जो हमारे लीगल जो लॉ के अंदर, हमारी लीगल बुक्स के अंदर इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, वो डिसाइड होना है कि उसकी डेफिनेशन क्या होगी। उसके अलावा 84(3) जो है, जिसके तहत ये पब्लिक पिटिशन एक्सेप्ट हुई है, उस पर दोनों साइड से बड़ा एक तफसील के साथ दलाइल पेश किए गए थे। जो पिटिशनर है वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को घर भिजवाया जा सकता है, दूसरी साइड वाले कह रहे हैं कि नहीं भिजवाया जा सकता। तो उस पर भी डिसीजन आना है, क्या 84(3) के अंदर आइंदा इस तरह की पिटिशंस को एक्सेप्ट किया जा सकेगा या नहीं जा सकेगा, उस पर बात होनी है। उसके अलावा सादक और अमीन पे भी बात हुई है बहुत ज़्यादा, 63 आर्टिकल 63, उस पर भी चीज़ें वाज़ेह होनी है। उसके बाद जो एक बड़ी अहम चीज़ है जो बहुत ज़्यादा जिस इशू पर बहस हुई, वो है कि एक पब्लिक ऑफिस होल्डर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो उसकी जो कहीं जो बात करेगा, वो मिस स्टेटमेंट कब कंसीडर होगी कि बाहर कहीं वो तकरीर करते हैं या एड्रेस टू द नेशन करते हैं या फिर वो हाउस के अंदर बात करते हैं, तो क्या उसको लीगली चैलेंज किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा। तो ये 4-5 नए लीगल ऐसे इश्यूज हैं जिसको आप कह सकते हैं कि अनचार्टेड वाटर हैं, जिस पे अदालत पहली दफ़ा कदम रखने जा रही है। उस पर यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा बहस की ज़रूरत है, जजेस साहिबान के आपस में बात करनी है। निज़ामी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि उसके बहुत ज़्यादा एविडेंस पेश हुआ है। देखिए 100 से ज़्यादा तो केस लॉ वहाँ पे प्रेजेंट हुआ है, दोनों अतराफ से अपने अपने दलाइल के हक में उन्होंने वहाँ पे मुख्तलिफ केसेस पेश किए हुए हैं। जब एक केस लॉ प्रेजेंट हो जाता है तो ये जजेस पे ये लाजिम हो जाता है कि उसको पढ़ें, उसको देखें, उसका बगौर मुतालिया करें और उसके बाद फिर उसका फैसला दें। लिहाजा मैंने तो पहले दिन से मेरा इस पे यही आर्गूमेंट है, टाइम लगेगा। और देखिए आप टाइम होपफुली नेक्स्ट वीक, ठीक है, केस अहम है, टाइम लगेगा, बहुत से कानूनी पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। अब चलते हैं आपकी इजाजत से। जी ज़ाहरुल साहब,
जी तार साहब। जी, एक बात ऐड करता हूं, एक फिक्रा के अगर नवाज शरीफ के हक में फैसला आ गया तो इमरान खान लोगों को सड़कों पर लाने की कोशिश करेंगे, और अगर नवाज शरीफ के खिलाफ आ गया तो नून लीग लोगों को सड़कों पर लाने की कोशिश करेगी। ठीक है, ये भी देखते हैं जब फैसला आता है तो फिर क्या बनता है। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 अहम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को उनकी मुतल्लिका वजारतों के अहकामात का पाबंद करने वाले जो हुकूमती नोटिफिकेशन था उसको कलअदम करार दे दिया है। निज़ामी साहब, हाई कोर्ट के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? ये बड़ा तारीखी फैसला है, क्योंकि ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो ओगरा, पेपरा, नेपरा, वो फ्रीक्वेंसी वाली BHS वगैरह, ये सब जो हैं ये अवाम के मफाद के लिए बने हुए हैं कि ये एक वॉच डॉग हों। लेकिन इसको हुकूमत वक्त जो है वो इरिटेंट समझती है कि मसलन है कि नंदीपुर का प्रोजेक्ट है या साहिवाल को, वो जब उसकी लाइन लॉसेस वगैरह को वो कैलकुलेट करते हैं और टैरिफ को कैलकुलेट करते हैं तो वो बहुत हाई टैरिफ चला जाता है। जबकि जो रेगुलेटरी बॉडी उसका काम ही है कि उनको एहतसाब करे। अब उन रेगुलेटरी बॉडीज़ को उन्हीं मिनिस्ट्रीज़ के ज़ेर इंतज़ाम दे देना जिनको उन्होंने रेगुलेट करना है, यानी कि जो वो मतायत हो जाए उनके जो रेगुलेटर्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के तहत जो एनर्जी, गैस टैरिफ वगैरह जो हैं बिजली के, ये उसके ज़ेरे तमाम आते हैं और ये आइन की सरीन खिलाफ वर्जी है। तो ये जस्टिस मिनल्ला ने बिल्कुल ठीक कदम उठाया कि इनको कलअदम करार दिया है। हमारे यहाँ मसला ये बन गया है कि एक तरफ तो जैसे भी पनामा की बात हो रही थी, अब बिजली का बड़ा शोर है। बिल्कुल, आप यकीन करें कि बिजली के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर में कुछ भी नहीं है। जो प्राइवेट सेक्टर लगाना चाह रहे हैं, मसलन एक प्रोजेक्ट जो है मियाँ मंशा ने रहीमियान खार में लगाया जी। और वो था इन किसी चाइनीज़ के साथ मिलके, उसको डाउनग्रेड कर दिया गया। इस वक्त सारा जो है CPEC के तहत और जो चाइनीज़ के तहत हुकूमत लगा रही है उस तरफ, और दूसरी तरफ लोड शेडिंग का यह हाल है कि इस सारी चीज़ के बावजूद कई घंटे लोड शेडिंग में भी गर्मी शुरू हुई है तो हुई है। और दावे जो अगर आप देख रहे हैं आज मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के, दोनों के उन्होंने दूध की नहरें बहा दी हैं उस मुल्क में। तो इस लिहाज से जहाँ हज़ारुल हक साहब ने बात की कि सिस्टम और जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उसमें ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आइन की अमलदारी जो है उसको बाला समझा जाए। अच्छा, खावर गुमर साहब, आप क्या कहेंगे? निज़ामी साहब तो कहते हैं कि ये फैसला दुरुस्त है, अच्छा किया उन्होंने सराहा है, आप क्या कहते हैं? देखें, मेरा इस पे थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ आज से नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने के में भी ये थी और शुरू से भी अब थी। हाँ, कुछ लेवल तक ये एग्जर्ट करती हैं अपना इन्फ्लुएंस एग्जेक्टिव के ऊपर कि वो अपनी मर्जी से काम नहीं करें, लेकिन इनके जो सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो चेयरमैन है, उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पास होती है। तो वो क्या कहते हैं, कान इधर से पकड़ें ना उधर से पकड़ें, वो ये अपना जो हुकूमत वक्त है वो अपना काम इनसे निकलवा लेते हैं। यहाँ इनकी कोशिश ये ज़रूर थी कि इनको मुतलका मिनिस्ट्रीज के नीचे डाल के काम लिया जा सके। मैं आपको बताता हूँ ना, नैब का जो चेयरमैन जब पेश हुआ सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस के हवाले से, तो उसने कहा जी मुझे मेरे रेगुलेटर ने नहीं कहा कि मैं ये केस को इसको इन्वेस्टिगेट करूँ। तो वहाँ पर सवाल किया कि आपका रेगुलेटर कौन है? वो फिर बातों बातों निकला जी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो रेगुलेटर है। तो बहुत ज़्यादा इस्लाहात की ज़रूरत है। ये सारे इदारे, बिल्कुल मैं निज़ामी साहब की बात इस पर तस्दीक करता हूँ कि ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं इनका काम बहुत अच्छा है, इनको अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये एग्जेक्टिव के इन्फ्लुएंस के इतना ज़्यादा मातहत होते हैं कि अपना काम कर नहीं पाते। कागजी तौर पर बहुत अच्छी बात है, इनको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और इंडिपेंडेंट ही काम करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी तक मैंने कम से कम इस्लामाबाद में रहते हुए ये जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं इनको इंडिपेंडेंटली काम करते नहीं देखा जी। लेकिन गुमन साहब, ये कोई तो ठीक काम कर रहे होंगे जो इनको हटा दिया हुकूमत ने, वजारतों को मतहत कर दिया। आई एग्री विद यू, वो ये इनका हमेशा वो उसमें नहीं वो मैं बता रहा हूँ कि उसमें कुछ लोग वो सरफिरे होते हैं, वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। लेकिन ओवरऑल देखें ना, जब गवर्नमेंट मानने को तैयार ही नहीं है, वो अदारे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज के वो अंडर आते हैं या उसके नहीं आते, तो वहाँ पे क्या अशर है? आपके पास PLA है, बाकी इदारे हैं, कोई एक इदारा है जहाँ पे काम अच्छा हुआ है। गुजारिश ये है कि रेगुलेटरी बॉडीज का जो मसला है, ब्रेक के बाद फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं।
ऑफशोर कंपनियां निकली, जो इनकी एटीएम मशीनें साथ आई हुई हैं, तब होश उड़ गए, हाथों के तोते उड़ गए। पहले क्यों नहीं बताते थे कि मेरी भी ऑफशोर कंपनी? ना तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और कोई एविडेंस मुहैया किया अदालत को, और ना ही उनके वकला ने कोई तैयारी की है, क्योंकि वो असल मुकदमा पाकिस्तान की गलियों में और मीडिया पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब को अलिफ बे नहीं आती, पार्लियामेंट में बैठते कैसे हैं और बात कैसे। लोग कंटेनर्स पे चढ़ गए, लोग एम्पायर की बात करने लगे बेशर्मी के साथ, शर्म भी नहीं आई। कोई जमहूरी लीडर एम्पायर की उंगली खड़ी करने की बात करे, उसको चुल्लू भर पानी में डूब बनना चाहिए। पनामा पनामा पनामा, और इतना बड़ा पनामा अगर कोई स्कैंडल है और अगर हमारी क़यादत मुलव्वस है तो सबूत क्यों नहीं लाते? लोगों ने आपको बड़ी तवक्को से वोट दिए थे, आप तो उनके वोट फेंक गए थे। यहाँ पे डी चौक में आप तो इस्तीफे फेंक गए थे। हमसे इस्तीफे मांगते हो? अपने इस्तीफे फेंक गए थे, हमने उठा के सीने से लगाए और आपको उठा के सजा के बना संवार के फिर ले गए पार्लियामेंट में। जी हाँ, ख्वाजा साद रफ़ीक कहने को तो वज़ीर रेलवे हैं, लेकिन हर वक्त नवाज शरीफ के हर मामले को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। इज़हारुल हक साहब, 14 जो है वो ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं साद रफ़ीक के टेन्योर में, जिसमें 40 अमवात और 100 से ज़्यादा इंजरीज होती हैं, और वो भी सीरियस। जी इज़हारुल हक साहब, देखिए मैंने रेगुलेटरी बॉडीज पे बात करनी है। बिल्कुल करिए, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल करिए, पहले आप उस पर बात करिए, फिर हम इस पर बात करते हैं। देखिए रेगुलेटरी बॉडीज का असल किस्सा मैं अर्ज करता हूं, वो ये है कि ये बॉडीज जो हैं ये 2000 के बाद बनी हैं, और इसलिए कि जो मामलात हैं गैस के, बिजली के, ओगरा है और नेपरा है, जी जी, ये रेगुलेट करें। सवाल ये है कि 2000 से पहले जो 40, 50, 60 साल गुजरे हैं उनमें क्या होता था? उनमें कंसर्न सेक्रेटरी, कंसर्न मिनिस्ट्री काम करती थी। हिस्सा ये है कि हमारे यहाँ जो इदारे हैं वो रिटायर्ड अफसरों के कब्रिस्तान हैं, और अपने अपने फेवरेट्स को नेपोटिज्म के लिए, अकरबा परवरी के लिए, क्रोनीज़म के लिए इस्तेमाल होते हैं। रिटायर्ड लोग, मैं ऐसे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को जानता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से में थे और उन्होंने इनकी फाइलें अपने पास दबाए रखी, और वहाँ से रिटायर होकर 5-5 साल के लिए इन इदारों में लग गए, और उन्हें न बिजली का पता था न गैस का पता था। सही। लेकिन उसके बाद ये दूसरा जुल्म हुआ कि उनको मिनिस्ट्रीज के दिया। अब अगर वजीर आजम ने अपॉइंटमेंट दिया है तो वो तो वजीर आजम तो अपॉइंटमेंट सबको देते हैं, लेकिन वो हर वक्त मॉनिटर तो नहीं करते कि मेरे हक में फैसला करो। लेकिन कंसर्न सेक्रेटरी और कंसर्न मिनिस्टर जो है वो तो उनको किसी वक्त चलने ही नहीं देंगे। तो जस्टिस मिनल्ला, एक सेकंड, एक लिहाज से जस्टिस मिनल्ला साहब का ये फैसला बिल्कुल ठीक है कि उसी मिनिस्ट्री के मातहत हो के आप उस मिनिस्ट्री के खिलाफ फैसला नहीं दे सकते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर हर वक्त ये मॉनिटर नहीं करता, और वो ये नहीं कहेगा कि इस सेक्रेटरी या इस मिनिस्ट्री के खिलाफ फैसला क्यों दिया है। मेरे ख्याल में इन सफेद हाथियों की जरूरत ही नहीं है। अवाम के लिए सेक्रेटरी और वो मिनिस्टर जो है, इतने उनके मुशायरे हैं, इतने उनके ओवरहेड एक्सपेंडिचर हैं, इतनी उनकी मराहत हैं, वो क्यों नहीं काम करते? पाकिस्तान को एक कछुए की तरह बना दिया गया है जिसका ऊपर बहुत सी पोस्टें लाद दी गई हैं, और ये सारे ओवरलैपिंग बॉडीज हैं, यानी सब एक दूसरे का काम कर रहे हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आ गया। अब हम ख्वाजा साद रफ़ीक पर आते हैं, उनकी कारकर्दगी पर आते हैं। जी 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 जी, हाँ बोल रही जी निज़ामी साहब। अच्छा, जी जी, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? ख्वाजा साद रफ़ीक जी अगर बात कर, जी जी जी, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब मेरे ख्याल से मैं बात कर रहा था, मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी जी जी, खबर साहब, पहले हम निज़ामी साहब से बात कर लेते हैं, फिर हम आपकी तरफ आते हैं। जी, आपने ख्वाजा साहब के बारे में पूछा। सबसे पहले तो ये रेगुलेटरी बॉडीज़ का जो मामला है, ये तो सारी दुनिया में वैसे ही होता है, तो वो उसको अब खैर अलग बहस है। जहाँ तक ख्वाजा साहब का तल्लुक है, ये जो इस वक्त जैसे कि हम पहले अर्ज कर रहे हैं कि सारी मुल्क पर पनामा छाया हुआ है। अब वो स्पोक्समैन है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर, अब अदरवाइज वो डिफेंडर हैं। कल भी वो मियां नवाज शरीफ के जलसे में भी मौजूद थे। अब उनको अपनी एक तरफ तो कहते हैं कि रेलवे के लिए बड़ा काम कर रहे हैं वो, और रेलवे का खसारा उन्होंने घटा दिया है,
लेकिन जो आज शेखुपुरा में हादसा हुआ है उससे पहले भी कई ड्राइवर जो हैं वो उनको ख़ास सेकंड थर्ड लेवल पे लोगों को, ड्राइवरों को कसूरवार करके अब ड्राइवर हलाक हुआ सो कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, ये तो अपनी जगह पे है। फिर ये दिखाने के लिए कि रेलवे जो है बड़े फ़ायदे में जा रही है, टैक्स के मामले में भी रेलवे में कुछ घपले हो रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अब ये कौन कौन सी वजारत को आप रोएंगे? बिजली को रोएंगे, इस वजारत को रोएंगे, क्योंकि सारे जो वज़ीर हैं जो और जो पूरी टीम है वो अब इलेक्शनियरिंग में लगी हुई है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो मियां नवाज शरीफ की टीम है वो वर्स्ट केस सिनारियो के लिए तैयारी कर रही है। कि 2018 से पहले भी अगर नवाज शरीफ साहब को चाहे कमीशन के ज़रिए या अदरवाइज डिस्क्वालीफाई या ऐसी तरीके से सेंश्योर किया जाता है, अगर कुछ भी नहीं होता जो पहले हमने बात की है, उस सूरत में भी इलेक्शन की पूरी तैयारी है। और जो पहले अरेंजमेंट थी ना कि 2018 में हम इलेक्शन कराएंगे, वो थोड़ी सी सब पनामा के हवाले से हो गई। और पनामा के हवाले से जरदारी साहब ने भी कहा कि मैं अपनी पॉलिसी ऐलान करूंगा पनामा के बाद। इमरान खान भी फेंस पे बैठे हुए हैं, तो इस वक्त तो यही मसला सबसे बड़ा, इस वक्त यही मसला चल रहा है। खावर गुमर साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। जी सुमेरा, देखें ये जो निज़ामी साहब ने बात की है ना, ये तो मैं आपको अपने सोर्सेज के ज़रिए आपको बता रहा हूँ कि ये जो तजवीज़ है अर्ली इलेक्शन की, उस पर बड़े यकसुई के साथ गौर करी है गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। उसकी वजह यह है कि अगर फैसला देखें किसी भी सूरत, ये तो एक चीज़ तय है कि इस फैसले के अंदर ऑब्जर्वेशन इस तरह की आनी है कि आपको पता है कि जिस तरह आप नवाज शरीफ साहब के बेटे उनको 54 करोड़ के गिफ्ट दिए और एसेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा एनॉमलीज हैं, तो उनका ख्याल, गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि फैसला जिस भी तरह का आता है तो कोशिश ये की जाए कि अर्ली इलेक्शन में जाया जाए, बजाय इसके कि हम साल भर हम इमरान खान के वो जो तंदो तेज़ जुमले बर्दाश्त करते रहें, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करते रहें। लिहाजा टाइम पे जो ही अगर फैसला आता है, अगर घर जाना पड़ता है, स्टेप डाउन करना पड़ता है, अब अपनी रिप्लेसमेंट ला के असेंबली डिसॉल्व करके। हाँ, इसमें जो एक अहम चीज़ डेवलपमेंट होने जा रही है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ ऐसे भी जाले हैं, वो ये मशवरा दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जी हम पनामा केस का फैसला ही क्यों करते हैं, हम उसे पहले असेंबली डिसॉल्व करते हैं और कहते हैं हम अवाम की अदालत में जा रहे हैं। लेकिन ये शायद बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप हो। अदरवाइज गवर्नमेंट ये बिल्कुल इस तैयारी में है कि वो इलेक्शन की तरफ जाने के मूड में है। जहाँ तक मैं इस तरफ, जहाँ तक देखिए हाजा साद रफीक का काम है ना, उन्होंने इस अदालत के ऊपर डायरेक्ट हमला किया है। लोहे के चने हम नहीं हैं, अगर जिन लोगों को किताब नहीं पढ़ी जाती तो वो किताब पढ़ें, वो जस्टिस खोजा साहब के रिमार्क्स के बारे में। अभी उसी ख्वाजा साद रफीक को प्राइम मिनिस्टर साहब अपने साथ साथ लिए पूरे मुल्क के अंदर घूम फिर रहे हैं। इज़हारुल हक साहब आए दिन सुमेरा, ये मौजूद रेलवे है। रेलवे के बारे में मैं अर्ज करूं कि पानामा केस जब आया, हाईलाइट हुआ, तो सवाल ये है कि साद रफीक उससे पहले क्या कर रहे थे। हमारी बदकिस्मती ये है कि इंडिया, जिसके साथ हम हर मामले में हमारा राइवल है और हम उससे मुकाबला करते हैं, वो इस मामले में हमसे बहुत आगे है। 4-5 रेलवे के मिनिस्टर वहाँ मुख्तलिफ मौके पे इस्तीफे दे चुके हैं। इस वक्त जो खातून वजीर आला है मगरबी बंगाल में, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं है, वो यूनियन में मरकज में रेलवे की वजीर थी, उसने इस्तीफा दिया हादसे पर। शेख रशीद यहाँ हमारे वजीर थे रेलवे के, तो जब एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, मैं कोई वजीर हूँ, मैं कोई ड्राइवर हूँ रेलवे का। तो ये एक अच्छी रवायत है जो हमारे यहाँ नहीं पनप सकी और ये गैर जमहूरी रवायत है। अब जो कारकर्दगी है रेलवे की, उसमें मैं सिर्फ 2 पॉइंट अर्ज करता हूं कि जो साद रफीक साहब की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। एक तो ये कि रेलवे अपने मुलाजमीन और अपने रिटायर्ड मुलाजमीन के बोझ तले दब रहा है। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि बेशुमार उनके लोग और उनके अजीज और एक रिटायर्ड आदमी को साल के 8-8 टिकट और एक हाजिर सर्विस को 18-18 टिकट, और वो दौरे पर जाते हैं तो पूरी फैमिली साथ है। एक तो ये सफ़ेद हाथी है और ये रेलवे पर बहुत बड़ा बोझ है। ख्वाजा रफीक साहब की तवज्जो इस तरफ कई दफ़ा दिलाई गई, लिखने में, बोलने में, उन्होंने इतना विजन ही नहीं है कि वो इस तरफ करें। दूसरी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आज दुनिया में दुकानों पर भी एस्केलेटर लगे हुए हैं, बिल्कुल सही। लेकिन आप देखें कि लाहौर रेलवे स्टेशन पर और पिंडी रेलवे स्टेशन पर बूढ़े और खवातीन और बच्चे अपना सामान उठाए हुए उन सीढ़ियों से गुजरते हैं जो सीढ़ियां अंग्रेजों ने बनाई थी। जी जी, क्या ये बरकी सीढ़ियां नहीं लगा सकते वहां पर? बिल्कुल तो सही इनकी कारकर्दगी पानामा से पहले भी सिफर थी और अब भी सिफर है। बिल्कुल सही। निजामी साहब कुछ कमेंट करना चाहते हैं आपकी बात पर? जी निजामी साहब, ये बरकी सीढ़ियाँ वगैरह जो है तब तो लगे ना जब रेलवे हमारा बिल्कुल बैंकरप्ट है और यहाँ पे जोर दिया जाता रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अभी देखें ना मियाँ साहब की जो बातें, उनमें बुलेट ट्रेन और
मोटरवेज और ये और वो है, ये जो आम रेलवे ये तो उनके किसी खाते में नहीं आती। वो कहते हैं जी नाश्ता आप करेंगे कराची में, लंच आप लाहौर में करेंगे और डिनर शायद इस्लामाबाद में करेंगे। तो इस सूरत में क्या रेलवे की कारकर्दगी हो सकती है। और दूसरा ये है कि अब ये नहीं, ख्वाजा साद रफ़ीक को तो मैं बहुत अरसे से मेरे दोस्त हैं, इनके ख्वाजा रफ़ीक जो वालिद साहब हैं वो तो भुट्टो साहब के दौर में शहीद हुए थे और अब तो ये बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून भी हैं। सही। तो अपना कारोबार भी इनको संभालना होता है। तो उस सूरत में जहाँ तक ये ख्वाजा साहब की बात है ना कि रिज़ाइन करने का, तो ये बदकिस्मती से पाकिस्तान में रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करके कभी भी कोई शख्स जो है वो रिजाइन नहीं करता, शायद हुआ, चाहे वो वजीर आजम खुद ही क्यों ना हो। जी खावर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं जो देख रहा हूँ ना, मतलब एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यंग जनरेशन, कि जिस तरह की ये एक सियासत को फ़रोग दे रहे हैं, जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं ख्वाजा साहब, इनके वालदैन के बारे में हमने पढ़ा कि वो बहुत अच्छी सियासत की, थोड़ी सी मुहज़्ज़ब अंदाज में, लेकिन आजकल ये जलसों में जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, इमरान खान को अपने बच्चों का हिसाब देना चाहिए और ज़ातियात पे हमले कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा इनको इस पर थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि सियासत को अगर ये इतना ज़्यादा जहर आलूद कर देंगे तो हमारी जो यंगर जनरेशन है, जो लोग इनकी तरफ देख रहे हैं कि शायद वो सियासत में आने की तरजीह दें या सियासत में आना चाहें, वो लोग पीछे हट जाएंगे। लिहाजा मेरे ख्याल में इनको हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए और ज़ातियात पर हमले नहीं करने चाहिए। ठीक है नाज़रीन, सेनेट में फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी का बिल मंजूर हो चुका है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त ब्रेक का कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, बात करेंगे फौजी अदालतों में मजीद 2 साल की तौसी का बिल आज सेनेट में पेश किया गया जो कि मंजूर हो गया है। निज़ामी साहब क्या कहेंगे आप इस पर? ये देखिए, गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दाम करने पड़ते हैं। फौजी अदालतें एक जमहूरी निज़ाम की अंदर नफ़ी होते हैं, लेकिन जिस तरह गुआंटानामो बे अमेरिका में बनाया 9/11 के बाद और अभी तक उसको बंद नहीं किया जा सका, ये फौजी अदालतें जो हैं ये भी बड़ी ज़रूरी हैं। लेकिन यहाँ जो फौजी अदालतों का साबका तजर्बा रहा है उसमें अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो जो दहशतगर्द है वो अपने कैफर किरदार को नहीं पहुँचा सकी हैं। सही। तो इसलिए इसमें ज़रा बड़ी केयरफुल होने की ज़रूरत है। अब मसलन पीपल्स पार्टी इसकी बड़ी मुखालिफ है, यानी जो चेयरमैन सेनेट हैं वो तो बरमला कह चुके हैं कि मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन उन्हें भी अपनी पार्टी की विप के तहत, वो खैर खुद तो वो चेयरमैन है लेकिन उनकी पार्टी पीपल्स पार्टी की नज़रियाती तौर पर इससे ख़िलाफ़ है, लेकिन उन्हें भी वसीतर मफाद में कौम के इसको करना पड़े। और जो दिलचस्प बात है कि मौलाना फजल रहमान सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे थे और सिर्फ 3 वोट उससे खिलाफ आए हैं। इससे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो कौमी सलामती कमेटी के क़याम से मुतल्लिक़ करारदाद जो पेश की गई उससे भी मुतफ़िक़ और मंजूर कर लिए गए। अब जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, अपने जो अदारा बनाया हुआ एडवाइज़र वगैरह, वो उसका सेक्रेटेरिएट ही नहीं प्रॉपरली, उसका भी आई होप इसके बाद कुछ आगे दालदलिया होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ज़ारुल हक साहब, मुतनाज़े होता हुआ बिल था जो मंजूर हो गया आज, क्या कहेंगे? जी, ये एक कड़वा घूंट है जो हमें पीना पड़ा। जिस तरह फरमाया गया है कि गैर मामूली हालात हैं, और आप देखिए कि जिन दहशतगर्दों को फांसियां लगी हैं वो भी इन कोर्ट्स के जरिए ही लगी हैं। अब जहां तक इसकी मुखालफत करने वालों का सवाल है तो हमारे मोहतरम जो हैं रज़ा रब्बानी साहब, चेयरमैन सेनेट, वो पहले भी पार्लियामेंट में उन्होंने आंसू बहाए थे, पता नहीं किसके आंसू थे वो जमहूरियत की खातिर ये आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वो उस वक्त चुप रहते हैं जब जरदारी साहब बरमला कहते हैं कि लाहौर में मैं आया हूं और मैं और मेरा बेटा और मेरी बेटियां जो हैं वो हम तख्ता उल्टेंगे या वोट लेंगे, तो उन्हें अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं नज़र आती। तो ये गैर मामूली हालात हैं और जितना जल्दी हम अपना दूसरा सिस्टम ठीक करें ताकि हमें कोर्ट, मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत न पड़े, उस तरफ तो हम आते नहीं हैं। ठीक है, खावर गुमर साहब, खुद चेयरमैन सेनेट की तरफ से भी इसकी मुखालिफत सामने आई थी, लेकिन आखिरकार आज ये बिल मंजूर हो गया है, आप क्या कहते हैं?
सुमेरा देखें, जब नेशनल एक्शन प्लान बना था उसके अंदर भी ये था कि मुल्क के अंदर अदालती रिफॉर्म, जुडिशल रिफॉर्म्स लाई जाएंगी, अदालत जो सस्ता इंसाफ है उसको आम लोगों की फराहमी तक उसको बेहतर बनाया जाएगा, उसको स्पीड अप किया जाएगा। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब ये अदालतें बनी थी तब भी ये जो उसका जो एक की पार्ट यही था कि हमारी जो अदालती जो सेटअप है, जो किस तरह काम करती हैं बिल्कुल एक स्नेल पेस के ऊपर, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। उस पर कुछ नहीं हुआ। तो वह असल तो काम जो करने वाले वो तो हो नहीं रहे। ये बिल्कुल ठीक है कि ये हमारे गैर मामूली हालात थे पूरी दुनिया के अंदर। जिस तरह फ्रांस के अंदर अटैक हुआ तो फ्रांस पूरी दुनिया के अंदर वो जिस तरह माना जाता है वहाँ पे बेसिक ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के हवाले से उन्होंने भी सबको सारी चीज़ें साइड पर रख दी और आगे चले। हमारे मुल्क के हालात देखें, आज कौन से केसेस चल रहे हैं। वो अतीका ओडो शराब केस वो चल रहा है, एक सो मोटो केस हुआ है, साल से चल रहा है। इस्लामाबाद के अंदर आपको याद होगा जब गवर्नमेंट आई थी, एक सिकंदर नामी शख्स ने इस्लामाबाद के बिल्कुल सेंटर में फायरिंग की थी, आज उसकी पेशी हुई है। वो अभी तक केस नहीं डिसाइड हुआ, सबके सामने वो इवेंट हुआ। इस्तगासा किसने करना है? गवर्नमेंट ने करना है, प्रोसिक्यूशन सारी चीज़ें, लेकिन वो ड्रैग होते जा रहे हैं। तो बेसिकली तो ये अदालतें उसी सूरत आपको बनानी पड़ी कि आपका ओरिजिनल सेटअप था वो काम नहीं कर रहा था अदालती। तो मेरे हाल में जो ओरिजिनल हमारे मसले मसाइल हैं अदालती तौर पे उनको भी हल करने की जरूरत है। अदरवाइज तो पर इसी तरह के कड़वे गोट हम वो आप क्या कहते हैं कि पीते रहेंगे आने वाले वक्तों में भी। जी ठीक हो गया खबर गुमर साहब। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इंडिया में भारतीय जनता पार्टी के रुकन की तरफ से एक मुतालबा किया गया है कि मुंबई में कायदे आज़म की आबाई रिहाइशगाह जो जिन्ना हाउस है उसको मस्मार कर दिया जाए। आरिफ निज़ामी साहब क्या कहेंगे? इंडिया की तरफ से हमें इस तरह की ओछी जो हरकतें हैं वो अक्सर देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात ये तो एक बीजेपी के रुकन की जो है ये आवाज़ है। जी जी। इस पे ना वो मसवार होना है ना हो सकेगा। लेकिन जो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर आए हैं जी जी, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है। जी जी। अब वो उनका नाम है इनफैक्ट योगी आदित्यनाथ जो जी जी बिल्कुल योगी। उनके जो साबिक बयानात आप पढ़े हैं वो कहते हैं बाबरी मस्जिद को मस्मार कर देना चाहिए। बिल्कुल। फिर वो कहते हैं कि जी ये जब मूर्तियाँ जो हैं ये दरिया गंगा में इनको दफन किया जाता है तो कहते हैं इससे ताफन फैलता है। लेकिन क्या मुसलमानों के जो कुर्बानियों से ताफन नहीं फैलता? फिर कहते हैं कि जो मुसलमान की आबादी है उससे बड़ा तशवीश है। अब मोदी साहब ने उनको यूपी का चीफ मिनिस्टर बना दी जिसकी आबादी अगर पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं तो लगभग उतनी है एक सूबे की। तो ये जो इंडिया में एक सख्त हिंदू फंडामेंटलिज्म का जो रुझान है और उसको मोदी साहब तकवीद दे रहे हैं। और इस बाज़ तवक्कुआत के बरक्स के उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया था ये वो। जी जी। मोदी साहब की ग्रिप अब इतनी मजबूत हो गई है इंडिया के मामलात पे कि जो अगला इलेक्शन है वो भी उनसे कहीं नहीं गया। अब उस सूरत में ये पाकिस्तान के लिए भारत से तल्लुकात नॉर्मलाइज करना जो है ना वो एक खासा कठिन मरला है। हमारी मजबूरी भी है और करने भी चाहिए कि एक नॉर्मल दो न्यूक्लियर तल्लुकात के दरमियान तल्लुकात हों। लेकिन इसमें बड़े आइंदा बड़े मसाइल आएंगे। इज़हारुल हक साहब आप क्या कहेंगे इस पर? जी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो जनाब मेंशन है बम्बे में ये पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कायदे आज़म के हवाले से, हमारी आज़ादी के हवाले से, और ये कई साल से गैर आबाद है। इसको वो आबाद नहीं होने दे रहे। मेरा ख्याल है लास्ट शायद ब्रिटिश काउंसलर था या डिप्टी हाई कमिश्नर था जो वहाँ रहा, उसके बाद वहाँ कोई नहीं रह रहा। हुकूमत पाकिस्तान ने मुतालबा किया हुआ है कि हमें ये लीज पर दे दें या हम फ़रोख्त कर दें। इसका जवाब हाँ या ना में नहीं आया। लेकिन मेरी एक तजवीज़ है, उसको आप बदला संजीव पर महमूल करें या उसको संजीदगी से लें। वो ये कि हमारे जो पंजाब के वज़ीर आला हैं इनके बहुत ताल्लुकात हैं भारतीय पंजाब के साथ। ये वहाँ जाकर फरमाया करते हैं कि जी वो भी आलू, तुम भी आलू गोश्त खाते हो, हम भी आलू गोश्त खाते हैं। तो ये अगर उन्हें कहें कि भाई हमने तुम्हारे गुरुद्वारे और तुम्हारी इबादत गाहें बड़े एहतराम से रखी हुई हैं, तो तुम मरकज़ी हुकूमत से ये मामला तय करके हमारी मदद करो। तो आखिर हमारे जो शाही ख़ानदान है, शरीफ बिरादरान, वो कोई ताल्लुकात को कौमी मफाद के लिए भी तो इस्तेमाल करें ना। अपने बिजनेस के लिए तो वो इस्तेमाल करते ही हैं, वो भी उनका हक है। तो हमें पूरी डिप्लोमेटिक लेवल पर कोशिश करनी चाहिए कि ये मेंशन जो है ये या तो पाकिस्तान को मिले, लीज पर मिले, या वहाँ हमारा डिप्टी हाई कमिश्नर हो। इसके लिए हमें कोशिश करना होगी और हर फोरम पर कोशिश करना होगी। ठीक है।
निज़ामी साहब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सॉरी माफ़ कीजिएगा, खावर घुमर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, क्या कहेंगे आप इस पर? अतालवी तरीके से इसको बनाया गया था और ख़ुद कायदे आज़म साहब की ये ख्वाहिश थी कि इसको मस्मार ना किया जाए, लेकिन अब इस मुतालबे पर क्या कहेंगे आप? मेरा आई एम लकी इनफ कि मैंने वो जगह देखी है, वो बॉम्बे में जाके मुझे ये घर देखने का मौका मिला, और वो बाकी बात जब देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि कायदे आज़म का मतलब कितने वो उनका शौक़ तो अच्छे घरों में रहने का, बड़े शौक़ से उन्होंने बनाया हुआ है घर। यकीनी तौर पे गवर्नमेंट लेवल पे कुछ एफर्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा इसासा है, कौमी इसासा है। पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के एक जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक मुल्क की दूसरे मुल्क में, अगर इस तरह की कोई हिस्टोरिकल रेलेवेंस हो तो उसके बारे में बात की जा सकती है। मेरे ख्याल में बुराई कोई नहीं है। वैसे भी जिस तरह इजहार साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की मोदी के साथ कोई एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है, उनसे बात की जा सकती है। लेकिन ये बयानबाजी हो रही है इंडिया की तरफ से, अगर थोड़ा सा लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में देखें ना, कि हिंदू नेशनलिज्म जो बीजेपी अब ऊपर आ रही है, वो हमारे जो यहाँ पे जो एक सो कॉल्ड लिबरल लोग हैं ना, वो अक्सर औकात वो इंडिया की मोहब्बत में चकनाचूर रहते हैं, और वो कहते हैं जी 2 नेशन थ्योरी ख़त्म हो गई, मामला ख़त्म हो रही जाना चाहिए, बॉर्डर ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये उनके लिए थोड़ा सा मेरे ख्याल में एक आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि अब इंडिया के अंदर जिस तरह निज़ामी साहब ने कहा, यूपी के अंदर वो एक हिंदू नेशनलिस्ट को, उनका जो RSS का एक्टिव आर्टिस्ट है, वो गोद में बंदर बिठा के तो वो आजकल डिसीजन मेकिंग कर रहा है, गोश्त की दुकानें बंद कर रहा है। तो ये एक काफ़ी सीरियस इशू है, तो गवर्नमेंट लेवल पर इंटरवेंशन होनी चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जी निज़ामी साहब, कहा जा रहा है कि रेनोवेशन का बहाना बनाया जा रहा है कि इसको रेनोवेशन के ऊपर बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, अगर इसकी जगह पर कोई सकाफती विरसा होगा, सकाफती बिल्डिंग होगी, उसको भी तो रेनोवेट किया जाएगा ना? नहीं, बेसिकली ये बात नहीं, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे ये कहा कि वो एक सिंबल है पार्टीशन का, जिसको हम कहते हैं आज़ादी, वो उसके खिलाफ है। सही। जो बीजेपी की जो है, वो पहले एक ज़माने में कहते कि ये पाकिस्तान को जो बनाया गया एक मुक़द्दस काय को काट दिया गया 2 टुकड़ों में, तो ये तो उनका एक खूब से बातन है, कोई नई बात नहीं है। ठीक, लेकिन जैसे कि अभी इजहारुल हक साहब ने ये बात की है कि वज़ीर पंजाब है, उनको बात करनी चाहिए। मसला यही है जो निज़ामी साहब ने क्या कह रही थी आप? खूब से बातन, ये खूब से बातन मसला है। जी। इजहारुल हक साहब अभी कह रहे थे कि जो वज़ीर आला पंजाब है, उनको जाके वहाँ पर बात करनी चाहिए कि भाई आप अपनी गवर्नमेंट के साथ बात करें। देखिए, ये बात है, मैं देखें सच्ची बात है कि मेरी असूली तौर पे मैं बहुत ज़रा अख्तलाफ करता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब की बहुत सी बातों से। सही। लेकिन ये हमें अब ये सिलसिला जो है ना अपनी लीडरशिप को इंडियन एजेंट बनाने का, कि जी वो कारोबारी मफाद के लिए वहाँ जा रहे हैं, ये वो सही। कोई आदमी अपने तौर पे भी सोच सकता है ना कि इंडिया से तल्लुकात बेहतर हो, तजारती और इक़्तिसादी, सारी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है अब। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई गद्दार है, या हमें गद्दारियों की फैक्ट्रियाँ बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ निज़ामी साहब। नहीं, मैं अर्ज करूं कि ये नहीं कहा गया कि गद्दार हैं, ऐसी खुदा न खास्ता बात नहीं है। बात यह है कि ये अपना जो हवाई गांव है वो भी देखने गए थे, और इनको वहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, और इन्होंने यहाँ वहाँ ये भी कहा था कि हमारा कल्चर और हमारी खुराक एक है, तो उस हवाले से ये अर्ज किया था कि ये उसी स्पिरिट में, उसी दोस्ती की स्पिरिट में बहुत शुक्रिया साहब आपका भी, आरिफ निज़ामी साहब आपका बहुत शुक्रिया, खावर घुमर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल फिर से इंशाल्लाह अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।